तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। आज हमारा संवैधानिक विकास का वंशोट होने वाला है। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक विकास को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में। पहला तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जो कि है 1773 से लेकर 1853 तक। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जो है 1858 से लेकर 1947 तक। इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। संविधान नियम और कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 ईस्वी के राजलेख के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन में हुई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। जो इस कंपनी में भागीदार कितने थे? कुल भागीदार थे 217। और कंपनी में खर्च कितना आया था? 30,133 पाउंड। और कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार मिला। और इसके बाद आता है कि कंपनी की देखरेख करने के लिए एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्यों की संस्था बना दी गई, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? जिसे बाद में नाम दिया गया निदेशक मंडल। और इन 24 सदस्यों का कार्यकाल 1 साल कर दिया गया। और इसका पहले नाम क्या था? गवर्नर एवं उसकी परिषद। तो इसके बाद आता है 1726 का राजलेख, जिसमें क्या होता है कि जो कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी हैं, उनके जो निदेशक मंडल हैं, उनको कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो इससे आगे आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या होता है? जो ब्रिटिश के पीएम हैं नॉर्थ, उनके द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया जाता है, जिसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया जाता है। और इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो कंपनी है, कंपनी की प्रशासन की देखरेख के लिए ब्रिटेन में 2 संस्था बना दी गई। पहले एक संस्था थी निदेशक मंडल, अब 2 संस्था बना दी गई। एक तो है निदेशक मंडल, एक है हितधारकों का मंडल। और दूसरा पॉइंट है इसमें, जो निदेशक मंडल है उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो पहले 1 ईयर था, अब कर दिया गया है 4 साल, यानी कि 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि जो निदेशक मंडल है उनके जो सदस्य हैं उनका 1/4 भाग प्रति वर्ष रिटायर होगा। और चौथा पॉइंट है इसमें, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और 5वां पॉइंट है इसमें कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी बना दी। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में इसी अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें एक प्रमुख न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य जज थे, वाइड, लिमेस्टर, चैम्बर। और इसके बाद आता है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इस अधिनियम का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? प्रवर समिति द्वारा। और जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष हैं एडमंड बर्क। और इसमें पहला पॉइंट है कि इस अधिनियम द्वारा जो कलकत्ता सरकार है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो निदेशक मंडल के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे आगे आता है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। इस अधिनियम में क्या होता है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो नियंत्रण में भारतीय क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश भारत कहा गया। और इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि इस अधिनियम द्वारा जो व्यापारिक कार्य हैं उन पर तो निदेशक मंडल का नियंत्रण,
था और जो राजनीतिक कार्य हैं उन पर नियंत्रक मंडल का नियंत्रण था। और नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य थे? कुल 6 सदस्य। अब हम पढ़ेंगे नियंत्रक मंडल के बारे में। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा हुई, जिसमें कुल सदस्य 6 थे। एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक था राज्य सचिव, 4 थे प्रिवी काउंसिल के सदस्य। और चौथा पॉइंट है इसमें कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। और 5वां पॉइंट है इसमें कि गवर्नर जनरल बिना नियंत्रक मंडल के परमिशन के बिना किसी भी इंडियन राजा से युद्ध या समझौता नहीं कर सकता। तो इसके बाद आता है 1793 का राजलेख। तो इस अधिनियम में क्या होता है कि जो कंपनी है उसके व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो नियंत्रक मंडल है उनके सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश भारत है उसमें लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा। तो इसके बाद आ जाता है 1813 का राजलेख। तो इस अधिनियम में क्या होता है कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन कंपनी जो है चीन के साथ चाय का व्यापार करती रहेगी। और दूसरा पॉइंट है इसमें जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी। और तीसरा पॉइंट है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया जा सकता था। तो इसके बाद आता है 1833 का राजलेख, जिसमें क्या होता है जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है उसको पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। हमने पढ़ा था कि कंपनी चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकती है, अब वो भी नहीं कर सकती। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। और 5वां पॉइंट है जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया गया जो कार्य विधि में बहस कर सकता था लेकिन वोट नहीं दे सकता था। और इसमें नोट है कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। इसके बाद छठा पॉइंट आता है इस अधिनियम द्वारा 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया जाता है। तो इसके बाद आ जाता है 1853 का राजलेख, जिसे हम अंतिम राजलेख भी कहते हैं। इसमें क्या है जो कंपनी के कार्य हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला तो है विधायी कार्य, दूसरा है प्रशासनिक कार्य। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि भारत में कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई जिसमें कुल सदस्य 12 थे और विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाया गया, यानी कि विधि सदस्य को वोट देने का भी अधिकार था। और निदेशक मंडल चौथा पॉइंट है निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो 5वां पॉइंट है कि 18 सदस्यों में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और 6वां पॉइंट है कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। तो इसके बाद आ जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 तक। तो चलिए देखिए, इसमें पहला हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसमें क्या है जो ब्रिटिश के पीएम है डरबी, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है 2 अगस्त 1858 में, जिस पर हस्ताक्षर होते हैं रानी विक्टोरिया की। इसमें पहला पॉइंट है भारत में शासन का अधिकार कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। और दूसरा पॉइंट है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया।
अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन था? कैनिंग। नोट है इसमें कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 में कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। और चौथा पॉइंट है जिसके स्थान पर जो ये निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल है, इनके स्थान पर एक नया पद बनाया गया जिसे भारत सचिव कहा गया। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य होंगे, जिसमें से 18 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इन 15 सदस्यों को भारत परिषद कहा गया। और पांचवा पॉइंट है इसमें भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो सहयोग की नीति और उदार निःशुल्कता। इसमें पहला पॉइंट है कि भारतीय लोगों को शासन में शामिल किया गया, इसीलिए इसको सहयोग की नीति कहते हैं। जैसे कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा एक थे दिनकर राव। दूसरा पॉइंट है इसमें कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार मिला, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष था। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, यानी अध्यादेश यानी कि विशेष कानून जारी करने का अधिकार मिला। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई। और दूसरा पॉइंट है कि भारतीय बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन बहस नहीं कर सकते थे। तीसरा पॉइंट है कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। अब आगे आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार कानून। इसमें पहला पॉइंट है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। और दूसरा पॉइंट है कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और तीसरा पॉइंट है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला या आज़ादी मिली। और चौथा पॉइंट है इसमें कि भारतीयों को भारत परिषद में शामिल किया गया, जैसे कि एसपी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगरानी। और पांचवा पॉइंट है इसमें कि भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया, जैसे कि एसपी सिन्हा, जिनको प्रथम लॉर्ड की उपाधि दी। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसका दूसरा नाम है मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। इसमें पहला पॉइंट है कि भारत सचिव एवं इसकी परिषद के वेतन एवं खर्च ब्रिटिश राजस्व से होंगे, यानी भारतीय राजस्व से नहीं होंगे। और भारत सचिव की सहायता के लिए एक नया पद बनाया गया, जिसे हाई कमिश्नर कहते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। नोट है इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। सर्वप्रथम महिलाओं ने वोट दिया 1921 में। चौथा पॉइंट है इसमें कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई। पांचवा पॉइंट है कि केंद्रीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है आरक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित विषय। जो हस्तांतरित विषय उसमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आरक्षित विषय में वित्त, राजस्व, न्याय, पुलिस। जिन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था वो थी आरक्षित विषय, और जिन पर ब्रिटिश राजस्व का नियंत्रण नहीं था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं था, वो थे हस्तांतरित विषय। इसके बाद आता है कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई।
इसी में पहले केंद्रीय विधान परिषद थी, उसको बनाया गया राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा बनाए। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट है कि 1 अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वतंत्रता मिली, और दूसरा पॉइंट है इसमें कि 1937 में ही अखिल भारत संघ बनाया गया, और तीसरा पॉइंट है इसमें भारत में संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में बनाया गया, जिसमें प्रमुख न्यायाधीश था मोरिस गोयर, और इसमें अन्य जज 6 थे, जिनमें से 4 अंग्रेज 2 भारतीय जज थे। जिनमें 2 भारतीय जज थे वे कौन कौन थे, M.R. जैकब, शाह मोहम्मद सुलेमान। और चौथा पॉइंट है बर्मा, यानी कि जिसे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, उसको 1937 में अलग देश बनाया। अगला पॉइंट 5वां, 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिनमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, जिनमें से 3 प्रांत थे असम, बंबई, पश्चिमोत्तर प्रांतों में कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई, और मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई, और 2 प्रांत बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग के सहयोग से यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और बंगाल में मुस्लिम लीग के सहयोग से कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। एक प्रांत रह जाता है सिंध प्रांत, जिसमें सहकारी सहयोग से सरकार बनी, और यह 1943 में अलग हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने 28 महीनों तक शासन किया, और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सामूहिक त्याग पत्र दिया, और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के त्याग पत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और मुस्लिम लीग का समर्थन कौन कर रहे थे, अंबेडकर जी द्वारा मुस्लिम लीग का समर्थन किया गया। इस वीडियो में यहीं तक ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।